हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वेटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में। और कल आपने देखा, हमने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है 20 सवाल लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ था, और उसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को मोटे तौर पर समझने की हमने कोशिश की थी। हालांकि 20 सवाल में पूरे जो है फंडामेंटल राइट्स को कवर करना मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी वही जब सवाल की बात आती है तो इम्पोर्टेंट सवाल को ही हम सब ले पाते हैं। और आप सब जो है फटाफट रिवीजन भी करते रहिए। और आज के सेशन में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लगभग 20 से 25 सवाल लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फटाफट जुड़ रहे होंगे। जल्दी से जुड़ते चले जाइए। गिरिजेश सिंह जी नमस्कार, अयांश चौधरी, मयंक श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव जी, सबका आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल में अयांश चौधरी ने पहले सवाल का जवाब भी दे दिया है ना, और साथ में गिरिजेश सिंह जी ने। तो चलिए आज के सवाल में हम सब जो है पहला सवाल जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के संबंध में संविधान सभा में यह किसने कहा था? सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। केटी शाह, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन। और आपने इसका सही जवाब दिया है केटी शाह। और केटी शाह जो है वो क्या है? इसका सही जवाब है, और सही जवाब है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो आपको ये पता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। जब फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है तो फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी इसका मतलब ये है कि नागरिकों को संविधान ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अगर राज्य करता है तो उसके विरुद्ध राज्य क्या कर सकता है? उसके विरुद्ध जो है जनता या नागरिक क्या कर सकती है? वो जो है एक तरह से न्यायालय में शरण, न्यायालय का शरण ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं तो वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि ये राज्य के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो कब राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में कहीं कहीं जो बातें हैं उन बातों को वो कब जो है मान्यता प्रदान करता है, कब उसके हिसाब से काम करता है। तो एक तरह से उसकी इच्छा पर है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, आर्टिकल 44 जो है कॉमन सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आर्टिकल 39 घ करता है। तो सवाल ये उठता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या सबको मिल जाता है, या फिर जो है कह सकते हैं समान नागरिक संहिता क्या स्थापित हो गया है? तो अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता न्यायालय की शरण में जाकर कि इतना दिन हो गया संविधान को लागू हुए और आज तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ। आप राज्य को जो है निर्देश दीजिए, राज्य को बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो इस बात को इंटरटेन ही नहीं करेगा। वो केवल राज्य से ये कह सकता है या कह सकता है कि आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो राज्य को बाध्य नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी राज्य की इच्छा पर है, राज्य के सामर्थ्य में। यहाँ पे इच्छा का मतलब ये हो गया कि राज्य जब सामर्थ्यवान होगा, जब उसके लायक होगा, तब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कई कई जो बातें हैं उन बातों के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है केटी शाह है। तो केटी शाह ने ही ये कहा था कि यह उस चेक की तरह है जिसके भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर जो है छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला का ए हो गया। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। यानी कि यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक कंपैरिजन दिया गया है। उसमें पहला नीति निर्देशक केंद्रीय सरकार के लिए है और मौलिक अधिकार राज्यों के लिए, और दूसरा है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, उत्तरोक्त है। सी हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है। और डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरे नंबर सवाल का जवाब फटाफट मयंक श्रीवास्तव जी सी, गिरिजेश सिंह जी सी, हार्दिक कपूर सिंह जी सी, प्रदीप जो है केटी शाह कह चुके, बट ये सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। सब लोग सी कह रहे हैं, हार्दिक कपूर सिंह जी सी। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है? सी है। अभी अभी हमने आपको बताया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है, इसलिए इसका सही जवाब जो है 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल पर आते हैं। यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है
तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? आप सोचिए, हमने 2-3 लाइन की बात जो है एनालिसिस किया आपके पहले सवाल में, और हमने देखा कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, और सारे सवाल यहाँ पे बन जा रहे हैं। और तीसरा नंबर सवाल, यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तीसरे नंबर सवाल का जवाब फटाफट जो है कौन दे सकता है? हार्दिक कपूर सिंह जी। किसी के पास नहीं। प्रदीप 3 का बी, राज कोचिंग यूपी 3 बीबी, ठीक है। मयंक श्रीवास्तव जी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर सवाल का जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं, किसी के पास नहीं जा सकता है। प्रदीप जी, राज कोचिंग यूपी उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, ठीक है। हमने अभी अभी बताया ना कि अगर आप जो है डीपीएसपी के कोई प्रावधान राज्य लागू नहीं करता है तो नागरिक कहीं पर भी जा नहीं सकता, और जाएगा तो वहां पे इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट होता है। तीसरा नंबर, चौथे नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? चौथे नंबर सवाल में निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। और डी हो जाएगा अस्पृश्यता का प्रवर्तन। सवाल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या सम्मिलित है? चौथे नंबर सवाल का जवाब 4 का ए, हार्दिक कपूर सिंह जी ए, प्रदीप 4 का ए कह रहे हैं, ठीक है। तो 4 का ए मयंक श्रीवास्तव जी ने भी ए कहा, और बिल्कुल सही जवाब है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण। ये आर्टिकल 48 का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष, ये आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट्स है। राज्य किसी व्यक्ति, ये आर्टिकल 15 है, फंडामेंटल राइट्स है। ये आर्टिकल 17 है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये सब के सब फंडामेंटल राइट्स है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। तो द राइट आंसर विल बी ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला हो गया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निष्प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 5वें नंबर सवाल में सवाल जरूर जो है ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो शामिल है क्या? 5वें नंबर सवाल का जवाब 5 का बी, मयंक श्रीवास्तव जी बी, हार्दिक कपूर सिंह जी ओनली 2, हार्दिक कपूर आर्टिकल 47, ब्रिजेश सिंह, मयंक श्रीवास्तव आर्टिकल 47। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है आर्टिकल 23 में है, जबकि मादक पेयों की अगर हम बात करें तो मादक पेय जो है ये आर्टिकल 47 है, जिसमें कहते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने की बात है। तो केवल 2 होगा, यानी 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। 6ठे नंबर सवाल पर आते हैं कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य, यानी कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव, तो प्रोविजन जो है वो निम्नलिखित में से किस में मिलता है? पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डी है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 6ठे नंबर सवाल का जवाब 6ठे का सी, हार्दिक कपूर सिंह जी सी, मयंक श्रीवास्तव, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है हार्दिक कपूर ये भी बता रहे, प्रदीप जी 6 का सी, ब्रिजेश सिंह जो है सी कह रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है, और ये आर्टिकल 50 में मिलता है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो ये कहता है कि न्यायपालिका, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि न्यायपालिका भारत में जो है स्वतंत्र है, आप इसका कैसे एग्जांपल दोगे? कौन कौन सा भारत के संविधान के ऐसे प्रावधान है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन होना चाहिए? तो उसमें आर्टिकल 50 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिस्सा है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए 7वें नंबर सवाल पर आएंगे। 7वां नंबर सवाल है, कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? यानी अभी अभी हमने
जो ये कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी आर्टिकल में दिया गया होगा ना, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 39। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल है। मलय कुमार जी आर्टिकल 37, हार्दिक कपूर जी आर्टिकल 37, ठीक है, प्रदीप सिंह जी 7 का सी, ब्रजेश सिंह जी 7 का सी, ठीक है। और इसका सही जवाब है आर्टिकल 37, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 38 में जो है ना लोक कल्याणकारी राज्य वाली बात है। आर्टिकल 31 ये फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें पहले इसमें जो है क्या संपत्ति का अधिकार शामिल था। और आर्टिकल 39 जो है ये ध्यान रखिए, इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आर्टिकल 37 हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। 8वें नंबर सवाल पे आते हैं, कौन सा अनुच्छेद है भारत को कल्याणकारी, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आर्टिकल 99, आर्टिकल 38, आर्टिकल 59, आर्टिकल 69। 8वें नंबर सवाल का जवाब, 8वें नंबर सवाल का जवाब जो है बी हो जाएगा। हार्दिक कपूर जी 8 का बी, ठीक है, हार्दिक कपूर आर्टिकल 38, गिरिजेश सिंह जी बी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये आर्टिकल 37 में राज्य में वो क्या है कि डीपीएसपी, देखिए 37 में है कि नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट इसमें, और इसमें जो है अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 9वें नंबर सवाल पे आते हैं, 39 ए, आर्टिकल 39 ए, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, संबंधित है राज्य सरकार, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत से, केंद्र सरकार और भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। 9वें नंबर सवाल का जवाब 9 का सी, मयंक श्रीवास्तव जी, हार्दिक कपूर सिंह जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हार्दिक कपूर सिंह जी 9 का बी, ठीक है। और 9 का सी जो है वो कौन कह रहे हैं? मयंक श्रीवास्तव जी। सी कैसे होगा? ठीक है, आर्टिकल 39 जो है ए है। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, तो इसी के बीच में तो 39 ए है ना, तो 39 ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा ना, तो 9 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 10वें नंबर सवाल पे आते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44। 10वें नंबर सवाल का जवाब जल्दी से हार्दिक कपूर सिंह जी 10 का बी, मयंक श्रीवास्तव जी गलत टाइप हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। गिरिजेश सिंह जी D44, ठीक है, D44 गिरिजेश सिंह कैसे होगा 44? ये तो समान नागरिक संहिता की बात करता है ना, ठीक है। मयंक श्रीवास्तव जी 39 का ए, ठीक है, 39 ए कह रहे हैं। प्रदीप जो है 10 का डी नहीं होगा। हार्दिक कपूर जो है आर्टिकल 39 ए सही है, ठीक है। राधा गा, ठीक है, राधा गा जो भी 39 ए कह रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए इसमें सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? 10वें का 39 ए। और ये ध्यान रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। 10वें नंबर सवाल का जवाब। 11वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के गठन किए जाने का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 51। ये बहुत ही देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो है ना एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत सवाल आर्टिकल से सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है। तो 11 नंबर सवाल का जवाब, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के गठन किए जाने का उल्लेख हुआ है? ठीक है, 11 नंबर सवाल का जवाब 11 का बी, 11 का गिरिजेश सिंह जी 4, ठीक है। सचिन चौहान गुड इवनिंग, गिरिजेश सिंह जी बी 40 और 40 जो है इसका सही जवाब है। इसी में ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी दी गई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए 12वें नंबर सवाल पे आते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41, जिसमें कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की बात की गई है, किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जिसमें कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की बात की गई है, किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। 12वें नंबर सवाल का जवाब 12 का बी, ठीक है, प्रदीप जी, ब्रजेश सिंह जी, मयंक श्रीवास्तव, 41 सही है। आगे बढ़िए, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत, ठीक है, राज कोचिंग 12 का बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये है राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। 13वें नंबर सवाल पे आते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में सम्मिलित है कौन से अनुच्छेद में काम करने के अधिकार से संबंधित बातें की गई है? ठीक है, काम करने के अधिकार से संबंधित बातें की गई है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46, ठीक है, अनुच्छेद 46। तो आपको बताना है कि 13वें नंबर सवाल का जवाब, ठीक है, 13वें नंबर सवाल का जवाब, ठीक है, काम करने के अधिकार से संबंधित बातें 13 का आर्टिकल 41, 13 का सी और 13 का ये प्रकार से 12वें नंबर सवाल का रिपीटेशन है, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर सवाल पे आते हैं। 14वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल हैं? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 14 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है, कौन सा सही है ये चीज जो है आपको बताना है कि 14 नंबर सवाल का जवाब में, ठीक है, प्रदीप जी 14 का बी केवल 2, ठीक है, 14 का बी सब लोग कह रहे हैं, मयंक श्रीवास्तव, कपूर, हार्दिक कपूर जो है वो 14 का बी, सचिन सी कह रहे हैं, सी गलत जवाब है, मलय कुमार जी बी 14, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान रखना है कि देखिए मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का भी अभी हमने बताया आर्टिकल 23 और ये आर्टिकल 47 में, तो ये पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है, तो ये शामिल है, ये शामिल नहीं है, तो इसका केवल 2 होगा, 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? कर्मकारों के भागीदारी उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किसका, मतलब जो वर्कर्स है उनका, तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47। 15 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, 15 का बी मयंक श्रीवास्तव, ठीक है, इसके बाद मयंक श्रीवास्तव 43 का ए, हार्दिक कपूर ए, ठीक है, 15 का बी आर्टिकल 43 का ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की बात की गई है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निदेशक तत्व, पहला विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ठीक है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, और दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 16वें नंबर सवाल का जवाब जो है जल्दी से फटाफट दीजिए, ठीक है, फटाफट देंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग 25 सवाल बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 16 नंबर सवाल का जवाब 16 का डी, हार्दिक कपूर सिंह जी डी कह रहे हैं, सचिन चौहान जी 15 का बी नहीं, 16 पे आइए जल्दी से, मयंक श्रीवास्तव जी 16 का ए केवल 1, ठीक है, मयंक श्रीवास्तव जी केवल 1 कह रहे हैं, और हार्दिक कपूर सिंह जी 16 का डी। राज कोचिंग सर प्रणाम, सर पोषण पर निशान लगा दिया करो, पोषण पर निशान, प्रश्न पर, अच्छा, ठीक है, प्रश्न पर निशान लगा दूंगा, ठीक है। 16 का डी प्रदीप जी, मलय कुमार जी 16 का बी केवल 2, ठीक है, प्रदीप जी 16 का डी। देखिए हमने अभी अभी क्या बताया कि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य उसको फॉलो करेगा ही करेगा, ये एक प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। और राज्य के अंतर्गत क्या आता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आता है। तो यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो इसके कृत्यों पर निर्बंधन लगाता है, नहीं लगाता है? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि राज्य पर ये बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ पर हो गया तो राज्य के अंदर विधायिका भी आता है, कार्यपालिका भी आता है, तो दोनों पर किसी भी प्रकार से निर्बंधन नहीं लगाता, किसी प्रकार के बंधनकारी जो है वो क्या कि नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। 16 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इसका जवाब समझ में आ गया ना कि इसमें कोई सही नहीं होगा। इसका जो है 16 का डी जो है इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। आर्टिकल 51 17 नंबर सवाल का जवाब आर्टिकल 51। हार्दिक कपूर सिंह जी कह रहे आर्टिकल 51, ठीक है। इसके बाद मयंक श्रीवास्तव जी भी 51, हार्दिक कपूर 17 का डी, और 17 का डी इसका सही जवाब है। और आप समझ जाइए कि ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, आर्टिकल 51। ये एक प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति का एक सार जो है, एक एसेंस यहाँ पे जो है, मतलब इसके अंतर्गत आप क्या कह सकते हो, जैसे हमारे देश है, हमारा देश जो है जब आजाद हुआ, जब जो है 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, 1952 में लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन हुआ, हमारे देश में नई सरकार बनी। तो सरकार जो है वो क्या है कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना, गुटनिरपेक्ष नीति का जो है वो पालन किया। उन्होंने कहा कि ना ही जो है, चूंकि उस समय पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ चुकी थी, एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में जो है वो क्या हो गया, साम्यवादी। तो दो गुट में बटा हुआ था और इन दोनों में एक प्रकार की होड़ थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा देश को अपने खेमे में ला सकता है। ठीक है, उस समय भारत जो है आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम ना तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल होंगे ना ही अमेरिका के खेमे में शामिल होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हम न्यूट्रल रहेंगे और इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमें दोनों का जो है वो क्या है कि लाभ मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्ष का मतलब हम जो है स्विट्जरलैंड की तरह गुटनिरपेक्ष नहीं होंगे कि हमें ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। एक गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम पूर्ण रूपेण तटस्थ है, ठीक है, हमें किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन भारत में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उससे एकदम कंप्लीटली टोटल न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट का पालन नहीं करना, बल्कि वो क्या करेगा, वो जो है दोनों के प्रति, यानी कि वो क्या करेगा, दोनों गुट का में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। और किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अगर एक गुट बदमाशी करता है तो हम चुपचाप देखेंगे, हम कहेंगे कि ये गलत है, हम कहेंगे कि ये सही है, यानी कि हम अपना एक ओपिनियन रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में हम क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। यानी कि इसने आर्टिकल 51 में, जैसे अभी आप देखिए कि आप देखेंगे भारत कहेगा कि नहीं गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं, तो फिर आप यूक्रेन के पक्ष में या सोवियत संघ किसी के पक्ष में मत बोलो। आप गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कंप्लीटली न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट का पालन करना। लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं कि भारत अभी आज का स्टेटमेंट है, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये साफ साफ कहा कि मैं जो है वो क्या है कि समझौता करने के लिए मैं तैयार हूं यूक्रेन के साथ। लेकिन इसमें जो है उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, भारत मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है। साथ में उसने चाइना का भी नाम लिया और ब्राजील का, 3 देश का उसने नाम लिया कि जो रूस और यूक्रेन के बीच के जो युद्ध है उन युद्धों में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। तो वो 3 देश कौन कौन सा है, भारत है, चाइना और साथ में ब्राजील। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है कि ये दिखाता है कि भारत है गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है टोटली जो है न्यूट्रल है। हम क्या है कि हम बताएंगे कि नहीं। तब उन्होंने जाके जो है रूस में पुतिन को जाकर कहा कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय, ये युद्ध का नहीं, ये शांति का समय, और हमारा संदेश जो है बुद्ध का संदेश है, हम बुद्ध के देश से आए, ठीक है ना। फिर यूक्रेन भी जाकर पुतिन वहां पे जाके मिलते हैं जेलेंस्की से, तो ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये आर्टिकल 51 का कि भारत जो है वो ठीक है गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में अगर भारत कोई भूमिका निभा सकता है तो उस भूमिका को वो स्पष्ट रूप से जो है वो कह के निभाएगा। तो ये आर्टिकल 51 की एक बहुत ही बेहतरीन विशेषता है। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, तारीफ करने के लायक। थैंक यू सो मच राज कोचिंग यूपी जो है। प्रदीप हम अंबेडकर नगर यूपी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक कपूर जी आप कहाँ से हो भाई, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आप लोग संवाद भी आपस में डायलॉग भी कर ले रहे हैं ना, चलिए, और पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। बहुत बहुत मतलब आप लोग बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं कि पढ़ भी ले रहे हो और साथ में आपस में संवाद भी स्थापित कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर सवाल का जवाब आप समझ में आ गया
चलिए 18 नंबर सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित कर प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों से प्रतिबिंबित होते हैं? यानी ये जो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि इसमें मतलब कौन कौन से ऐसे गांधीवादी सिद्धांत है जो नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। 18 नंबर सवाल का जवाब हार्दिक कपूर सिंह जी 18 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जल्दी से 18 नंबर का राज कोचिंग यूपी 18 का डी, मयंक श्रीवास्तव 18 का बी। ठीक है, मलय कुमार जी 18 का बी, केवल 2 और 3। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी कह रहे हैं 18 का डी और राज कोचिंग भी जो है वो 18 का डी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब देखिए, मेरी बात समझिए, गांधी जी ने समान नागरिक संहिता के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं कही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश, इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे और वो ये कहते थे असली स्वराज्य जो है गांवों से ही जो है निकल कर सामने में आएगा, तो इसीलिए वो ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात जो है, इसी में अक्सर जो है ये क्या होता है कि एक विचारणीय जो है एक मुद्दा होता है कि क्या गांधी जी बड़े बड़े उद्योग धंधों के विरोधी थे, क्या वो कुटीर उद्योग के ही केवल समर्थक थे, या फिर जो है सवाल ये भी आता है कि जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे, तो क्या कुटीर उद्योग के समर्थक नहीं थे, क्या कुटीर उद्योग के विरोधी थे? तो ये कहने का मतलब है कि गांधी जी जो है कुटीर उद्योग पर विशेष तौर पर बल देना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू जो है वो बड़े बड़े उद्योग धंधों पर विशेष तौर पर बल देना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू कुटीर उद्योग के विरोधी थे और महात्मा गांधी बड़े उद्योग धंधों के विरोधी। ठीक है, तो उनका जो है, तो ये कहने का मतलब है कि ये दो मतलब सही जवाब होगा गांधीवादी सिद्धांत, इसलिए इसका सही जवाब 18 का बी हो जाएगा। 18 का बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वें नंबर सवाल पर आते हैं कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। 19 का कौन सा सवाल, कौन सा सही जवाब होगा? 19 का बी मयंक कह रहे हैं, हार्दिक कपूर जो है 13 का बी, मयंक श्रीवास्तव 43 का ए। ठीक है, मलय कुमार जी 40 का बी, हनीफ खान जी बी जो है कह रहे हैं, हार्दिक कपूर सचिन चौहान ए कह रहे हैं और हार्दिक कपूर 43 का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये आर्टिकल 43 का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा गया था। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान, ये 39 का घ में है। ठीक है, 39 घ में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता ये आर्टिकल 41, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन काम की ये आर्टिकल 42 में है। ठीक है, तो 43 का जो है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, इसलिए इसका सही जवाब होगा 19 का बी। 20वें नंबर सवाल का जवाब, सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 विषय दिया है, तो इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, 20वें नंबर सवाल का जवाब, इसमें मिलान करना है, क्या इसका सही जवाब होगा? ठीक है, 20 का ए, 20 का ए। सर अपनी क्लास का टाइमिंग बता दे, कितने टाइम पर? ये जो है ना मेरी क्लास 5:30 बजे चलती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कल से हमें 2-3 दिन क्लास नहीं लूंगा, लेकिन मेरी जगह पे हिस्ट्री की क्लास लगेगी। ठीक है, तो कल से 3 दिन की क्लास जो है मैं 11 तारीख से कंटिन्यू फिर होऊंगा। ठीक है, तो अभी जो है अभी मेरी क्लास चल रही है 5:30 बजे, 5:30 बजे चलेगी। 5:30 बजे कल से मैं 3 दिन के लिए नहीं रहूंगा,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो शेखर पांडे सर है वो जो है आपकी क्लास लेंगे या हिस्ट्री की क्लास लेंगे। 11 तारीख से फिर से मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो हनीफ खान जी, ठीक है, सब लोग समझ में आ गया। मलय कुमार जी 20 का ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए अनुच्छेद 40 जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 41 जो है काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का गठन। तो 1 2 3 4 यानी 20 का ए जो है वो क्या है कि सही है। तो 20 का ए कि जिसने कहा है प्रदीप, मलय, सचिन, ठीक है, ये सब, हनीफ, हार्दिक कपूर, सब जो है वो क्या है कि सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 21वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5 सवाल और बचा हुआ है, बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। 21 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे नागरिक का मानदंड, और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आपको बताना है कि कौन सी बात है भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। सर जी क्या ये क्लास टीजीटी के लिए हेल्पफुल है? देखिए मेरी एक बात ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं आपको जो है ये बात बताना चाहता हूँ और इस बात को थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान से सुनिए कि कोई भी जो है, जैसे हम इंडियन पॉलिटी मान लीजिए पढ़ाते हैं या हिस्ट्री पढ़ाते हैं या कोई और साइंस पढ़ा रहा है, कुछ भी, तो मेरी बात ये ध्यान से सुनिए, चाहे जहां जहां पे भी हिस्ट्री पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आईएएस, चाहे पीसीएस, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, पीसीएस, जे, जहां जहां पर भी जीएस के सवाल आएंगे ना, जहां जहां पर भी हिस्ट्री और पॉलिटी के सवाल आएंगे, साइंस के सवाल आएंगे, सब जगह पे काम करता है। इसीलिए हमें हमारा हमेशा ये कहना होता है कि एक बार जीएस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, हर विषय को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप उससे आईएएस पीसीएस भी निकाल सकें। आप चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, जहां पर भी जीएस के सवाल आते हो, उन सवालों को आप बेहतर करने की स्थिति में। तो इसलिए ये सवाल बेमानी है कि ये टीजीटी पीजीटी में काम करेगा कि नहीं, ये आरओ एआरओ में भी काम करेगा, टीजीटी पीजीटी में भी, यूजीसी नेट में भी काम करेगा, आईएएस में भी, पीसीएस में, एसएससी, रेलवे, जितने भी तरह के एग्जाम्स, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई, जितने भी तरह के एग्जाम जानते हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना कि ये पीसीएस का, आईएएस का हम लोग के नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आईएएस पीसीएस का कोई सवाल कराया जा रहा है तो एसएससी वाले बच्चे ना देखें। सब लोग देखिए, सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है। वहां पे संविधान बदल नहीं जाता, आईएएस में संविधान नहीं बदल, हाँ प्रश्नों के स्टैंडर्ड में अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएएस पीसीएस में जाएंगे तो संविधान वहां कुछ और हो जाएगा, और टीजीटी पीजीटी में जाएंगे या पॉलिटिकल साइंस या कह सकते हैं कि यूजीसी नेट में जाएंगे तो वहां का संविधान बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो संविधान है, हर जगह सेम रहेगा, इतिहास तो इतिहास है, हर जगह सेम रहेगा। हाँ अंतर केवल ये रहता है कि अगर सिविल सर्विसेज वगैरह देंगे तो वहां थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा रहता है, लेकिन अगर एसएससी, रेलवेज वगैरह देंगे तो वहां पे हल्के फुल्के सवाल, यूजीसी नेट में बहुत डेप्थ रहता है, वहां पे तो आईएएस पीसीएस से भी ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। तो वहां पे तो कहने का मतलब है ओवरऑल ये बैकबोन है, ये आपको हर जगह पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई ना? तो चलिए ये बात आपको समझ में, चलिए 21वें नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। 21वां का जो है वो क्या है कि 1 2, ठीक है। 21 का बी, सब लोग 21 का बी कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 44 में, समान नागरिक, सॉरी समान कार्य ये 39 में है, इसके बाद ये आर्टिकल 44 में, इसकी बात नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया। तो 1 और 2 जो है यानी कि 21 का बी जो है वो क्या है, सही जवाब है। 21 का बी जो है वो सही जवाब है। 22वें नंबर सवाल पे आते हैं, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 22 का ए, ठीक है। इसमें जो है आपको बता दिया कई बार, आर्टिकल 44 जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए 23वें नंबर सवाल पे आते हैं। 23वां नंबर सवाल, अच्छा एक बात और यहाँ पे समझिए कि 22 नंबर सवाल आर्टिकल